तो देखो अगर हम लोग देखें यस बैंक के केस में, तो इसका जो रिटेल एंड कॉमर्शियल पार्टिसिपेशन है वो अगर तुम लोग देखो यहाँ पे जो क्रेडिट रेटिंग में दिखा हुआ था वो है 74%, जो कि बहुत अच्छा है। अगर रिटेल एंड कॉमर्शियल पार्टिसिपेशन सेगमेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। इसका ये मतलब है कि अब जिसको ये लोन दिया है उसका डिफ़ॉल्ट होकर कंपनी पे इम्पैक्ट आना का चांसेस बहुत कम है, एंड साथ ही साथ ये डिपॉजिटर्स लोग का इसको दौड़ के आना कि सब लोग इसके पैसा मांग रहे हैं उसका भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाई है, बहुत लोगों में बटा हुआ है। अब देखो इसमें वही लिखा हुआ है, क्रेडिट रेटिंग में मेरे को मिला कि कासा का इसका बढ़ा है, ठीक है, 34.3 हुआ है। पहले 34 मतलब कि तुम अगर क्वार्टरली देखोगे तो क्वार्टरली इसका डिक्लाइन किया है, ठीक है। कासा रेशियो जो हम लोग देख रहे थे उस समय ईयरली देख रहे थे, मैंने बोला था वहाँ पे कि ये ईयरली है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो जो कासा इनका था मार्च में वो 34.3% था, एंड जो अब है 32.8%। तो उन्होंने क्वार्टरली बेसिस कासा डिक्रीज किया, जो कि एक खराब चीज़ है, जो कि अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो कासा डिक्रीज किया, लेकिन ठीक है ईयरली बेसिस पे कासा बढ़ रहा था हम लोग देखा, तो फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि चलो ठीक है कासा इनका ठीक था। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे अगर तुम देखो तो इनका कासा डिक्रीज किया है मार्च से एज कम्पेयर टू मार्च में, एज कम्पेयर टू जून में। जून में इनका कासा 2% से डिक्रीज किया, जो कि एक अच्छा खासा फॉल है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट में तुमको मिलेगा। अब ऊपर चलते हैं वापस से हम लोग समझने के लिए कि और क्या चीज़ बचा हुआ था। अब देखो नेट एनपीए अगर तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा तो नेट एनपीए मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल सा यही हुआ कि भैया कितना वो लोग का लोन जो लोग देता है वो खत्म हो जाता है, वो पैसा वापस मिलने वाला नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया वो। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब क्या हुआ, जो कोई परफॉर्मेंस नहीं देता है, जो कुछ नहीं है, वो खाली बकवास है, बेकार है, तो वो बन गया। तो नेट जो अगर ये लोग 1,000 करोड़ देता है तो उसमें से कितना नेट परफॉर्मिंग एसेट बनता है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनता है। मैं बार बार नेट बोल देना उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी बोलता हूँ, फ्लो में मेरे से नेट निकल जा रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एन एन पी, ठीक है, एन एन पी ए, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब देखो इसमें यस बैंक का बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि यस बैंक का हम लोग ने बात किया कि हिस्ट्री में क्लीन अप हुआ था, पूरा एनपीएन का बैलेंस शीट ठीक हुआ था, शिफ्ट किया था, आरबीआई ने पैसा इंजेक्ट किया था, ये सारी चीज़ हुआ था। तो अब इनका जो तुम एनपीए देखोगे वो है 0.3%, सिर्फ 0.3%, जबकि पूरा इंडस्ट्री का 0.43% है। अगर तुम एचडीएफसी का देखो तो 0.43%, आईसीआईसी का भी 0.43%, कोटक का भी 0.31, एक्सिस का भी 0.35। तो उस हिसाब से अगर तुम देखो तो यस बैंक का बहुत कम एनपीए है एज कम्पेयर टू बाकी लोग में। तो इस पे हम लोग को एक थम्स अप दे सकते हैं यस बैंक को कि हाँ यार ये चीज़ तुम अच्छा कर रहे हो कि तुम्हारा नेट एनपीए जो है जिसके कारण तुम्हारा पहले बैंड बजा था अब तुम्हारा ठीक है लाइन पे। तो इसीलिए हम लोग को दिख रहा है कि नेट एनपीए जो है वो लाइन पे वो सही है। तो ये चीज़ एक अच्छा चीज़ है जो हम लोग को दिख रहा है, जो हम लोग को दिख रहा है तुम्हारा यस बैंक में, ठीक है। अब देखो तो हम लोग को यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को दिख रहा हो, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है भैया, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज मतलब ये होता है कि जो भी वो लोग डिपॉजिट ले रहे हैं ना, क्योंकि डिपॉजिट लाइबिलिटी होता है, मेरे को लग रहा है मैं ये मान के चलो कि तुम लोग का थोड़ा सा इतना बेसिक सही है कि बैंक के लिए डिपॉजिट लाइबिलिटी होता है क्योंकि वो दूसरा का पैसा होता है, एंड जो लोन वो लोग देता है, जो एडवांस वो लोग देता है, वो लोग उसके लिए एसेट होता है कि वो लोग अपना पैसा दूसरा को दे रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज क्या होता है ना कि वो लोग जो ये डिपॉजिट ले रहा है ना, जो भी डिपॉजिट वो लोग ले रहा है उस पे वो लोग कितना ब्याज दे रहा है। मतलब जैसे हम लोग पिछला एग्जांपल में पीछे डिस्कस किए थे कि 100 लोग अगर है, पीछे हम लोग डिस्कस किए थे ना कि 100 लोग अगर है, वो लोग 10 करोड़ रुपया जमा किया है तो 1,000 करोड़ आ रहा है, ठीक है, 1,000 करोड़ आ रहा है टोटल बैंक के पास। तो अब ये 1,000 करोड़ में वो लोग कितना ब्याज दे रहा है, क्योंकि ये फ्री का पैसा तो है नहीं, क्योंकि सारा तो करंट अकाउंट का है नहीं, क्योंकि करंट अकाउंट का पैसा खाली 0% होता है, बाकी सेविंग अकाउंट में 3 से 4% लगता है, फिर तुम्हारा टर्म डिपॉजिट में 6 से 7%, 8% लगता है। तो यार फ्री का पैसा तो है नहीं, तो इसीलिए इसमें कितना खर्चा लग रहा है। अब देखो ये जितना कम होगा ना उतना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना खराब होगा, लेकिन फिर भी इसका भी एक रेंज होता है कि बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं होना चाहिए या बहुत ख़राब भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो ये चीज़ बहुत ख़राब है तुम्हारा यस बैंक का, क्योंकि 6.16% है, मतलब बहुत ज़्यादा है। मतलब ये डिपॉजिट जो ले रहा है उस पर सारा चीज़ को मिला के इसका 6.16% कॉस्ट लग रहा है, उतना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, उसमें उतना उनको कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, जो कि अच्छा चीज़ नहीं है, जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। अगर तुम इंडस्ट्री के हिसाब से देखो तो एच का 5.45 है,
4.74, ICICI का 4.5। मतलब अगर तुम ये सारा चीज़ देखोगे तो तुमको टॉप बैंक से पता चलेगा कि लगभग 4 to 5% या 4 to 5.5% के बीच में ही भैया जनरली रहता है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़। लेकिन येस बैंक का थोड़ा सा ज़्यादा है। और देखो यहाँ पे ये बस मत समझना कि भैया 0.5 भी तो ज़्यादा है। भाई 0.5 हज़ारों करोड़ों में 0.5 बात हो रहा है, जो कि ऑलरेडी अपने में 100 करोड़ या 1000 करोड़ आता है। तो इसीलिए 0.5 भी यहाँ पे बहुत वैल्यू रखता है। इवन बैंकिंग में 0.25% भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। इसीलिए जब RBI रेट कट करता है या रेट इंक्रीज करता है 0.25%, तो इतना ज़्यादा मार्केट में बात होने लगता है कि लिक्विडिटी आएगा या लिक्विडिटी जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी जो है 6.16% है, जो कि हाईएस्ट साइड है। तो यहाँ पे भी मेरे को नहीं लगता है कि येस बैंक कुछ अच्छा कर रहा है। तो एनपीए के मामले में अच्छा कर रहा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी के मामले में अच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इनकम हम लोग देख चुके हैं कि कॉस्ट टू इनकम क्या होता है, कि कॉस्ट बाय इनकम, ये भी कम होना चाहिए, इसमें भी अच्छा नहीं कर रहा है। आरओई में अच्छा नहीं कर रहा है, आरओए में अच्छा नहीं कर रहा है, कॉस्ट टू इनकम में अच्छा नहीं कर रहा है, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज में अच्छा नहीं कर रहा है, नेट एनपीए में एक अच्छा कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं CAR। अब देखो CAR क्या होता है, ये होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तुम लोग अगर CFA कर रहे हो, तुम लोग अगर फाइनेंस पढ़ रहे हो, तो तुम लोग ये चीज़ टर्म सुनोगे कभी ना कभी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करके एक टर्म होता है जो कि RBI बोलता है। एंड बेसल 3 नॉर्म करके भी कुछ नॉर्म्स आता है जिसको कि फॉलो करना होता है, तो वो होता है CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी सिंपल से ये बात है ना कि तुम कितना बफर रखे हो। अब देखो कि कभी भी 100 करोड़ अगर फॉर एग्जांपल टोटल लोन दिया है बैंक, तो वो तुम कंफर्म ये नहीं कर सकते कि 100 करोड़ तुमको वापस मिल जाएगा। उसमें से कुछ तो डिफॉल्ट होगा, कुछ तो ऐसा होगा विजय माल्या जैसा लोग, या कुछ तो ऐसा होगा जो उसमें डिफॉल्ट करेगा। ठीक है, अगर सपोज करो वो 100 करोड़ में बाई चांस सपोज करो कि 50 लाख डिफॉल्ट होता है। ठीक है, 50 लाख मतलब कि 0.5%, 0.5% डिफॉल्ट होता है। तो 50 लाख डिफॉल्ट होता है अगर उस 100 करोड़ में, तो वो 50 लाख तुमको, उतना पैसा तुम्हारे पास होना चाहिए ना कि वो 50 लाख का तुम एब्जॉर्ब कर सको डैमेज। वो 50 लाख तुमको अब नहीं मिलेगा, तो उसके कारण तुमको अपना डैमेज उससे हुआ ना, तो तुम्हारा पैसा तो गया। तो उसके कारण जो डैमेज होगा, या कोई भी सडन प्रॉब्लम आ गया कंपनी में, कोई क्राइसिस हो गया या कुछ भी हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया कंपनी में, तो तुमको उसको एब्जॉर्ब करना ना होगा, उसको तुमको कहीं ना कहीं से उसको एब्जॉर्ब करना होगा। तो उसके कारण हम लोग CAR, RBI मैंडेटरी रखता है कि CAR को एक मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए कुछ भी, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंपनी मैनेज कर पाए उस चीज़ को। ऐसा ना हो कि कंपनी बर्बाद हो जाए। अगर कोई लोन डिफॉल्ट कर गया या कुछ हो गया तो कंपनी तुरंत बर्बाद हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो कंपनी तुरंत बर्बाद हो जाए। तो इसको तुम लोग एक तरह से समझ सकते हो कि 15.6% अगर है, तो 100 करोड़ अगर लोन है इसके पास, तो 15.6%, 15.6 करोड़ ये लोग लोन नहीं दिया, उतना अपने पास रखा हुआ है। वो अपने पास ये रखा हुआ है, ये कैश में नहीं रखा हुआ है, कहीं इन्वेस्ट करके रखा होगा या वैसा कुछ टाइम से रखा है। इतना तुम समझो कि ये अपने पास रखा हुआ है कि अगर वो जितना भी पैसा ये लोग लोन में दिया उसमें से कुछ भी डिफॉल्ट हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो ये वो दर्द को सह लेगा। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा उतना अच्छा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में अच्छा नहीं होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा तो मतलब कि वो लेंडिंग में थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो रहा है, वो लेंड उतना नहीं कर रहा है, वो पैसा ज़्यादा बचा रहा है। ठीक है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो RBI या बेसल 3 नॉर्म बोलता है, वो बोलता है 11.5% का, कि 11.5% के ऊपर होना चाहिए। अगर 11.5% के नीचे है तो वो ख़राब चीज़ है, अगर 11.5% के ऊपर है तो वो अच्छा चीज़ है। एंड अगर वो 15% के ऊपर है, ये शायद RBI नहीं बोलता है, ये इंडस्ट्री नॉर्म है। इंडस्ट्री नॉर्म इन द सेंस कि इंडस्ट्री में ये बात चलता है कि अगर वो 50% से ज़्यादा है तो उसको एक बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो येस बैंक बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका 15.6% है, जबकि RBI बोलता है सिर्फ 11.5%। तो 15.6% है, तो यहाँ पे भी एक इसको थम्स अप मिलता है कि बहुत बढ़िया भाई, तुम्हारा 15.6% है, जो कि बहुत अच्छा है। तो ये हो गया तुम्हारा CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब देखो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं लिक्विडिटी में। देखो कोई भी बैंक में ना लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मल कंपनीज में भी होता है, लेकिन बैंक में खास करके बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी हो चाहे वो लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी हो। तो देखो कि येस बैंक का लिक्विडिटी कैसा चल रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी अगर प्रॉब्लमेटिक होगा ना कोई भी बैंक में, तो हो सकता है कि कोई कुछ प्रॉब्लम हो, छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम हो ना, तो पूरा बैंक ही कोलैप्स कर जाए, क्योंकि वो पैसा ही नहीं भर पाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लिक्विडिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि लिक्विडिटी के बारे में क्या हाल है येस बैंक का। अब देखो लिक्विडिटी मेजर ना दो चीज़ से होता है,
एक तो LCR एंड एक NSFR। LCR क्या होता है? LCR तुम्हारा होता है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स को जब हम लोग डिवाइड करते हैं 30 डे स्ट्रेस सिनेरियो से, ठीक है, एक मिनट मैं पेन चेंज करता हूँ। तो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स को जब हम लोग डिवाइड करते हैं 30 डेज का लिक्विड रिक्वायरमेंट से, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज LCR। अब भैया ये क्या होता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। देखो LCR क्या होता है ना कि अगर कंपनी को कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है या 30 डेज में कंपनी को कुछ भी पैसा वैसा देना होता है, जो भी पैसा ड्यू है कंपनी को, ऑब्वियसली हर 2 दिन हर 3 दिन में कुछ ना कुछ तो होता रहता होगा लेन देन, कि कुछ इनफ्लो आ रहा है, कुछ आउटफ्लो जा रहा है। तो जो भी आउटफ्लोज है, जो नेट आउटफ्लोज है, जो कंपनी का नेट आउटफ्लोज है, ठीक है, जो कंपनी का नेट आउटफ्लोज है वो 30 दिन का कंपनी को आइडेंटिफाई करना होता है कि 30 दिन में मेरा कितना पैसा जा सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि 2000 करोड़ कंपनी का निकल सकता है 30 दिन में, ठीक है। तो कंपनी के पास क्या लिक्विडिटी है उसको मैनेज करने के लिए? ऐसा तो नहीं है कि कल को अगर कंपनी को 1000 करोड़ देना पड़ेगा उस 2000 में से, तो कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, तब तो क्या होगा, कंपनी डिफॉल्ट में आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा, लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा, या उसको लोन लेना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए बिना लोन लिए, बिना आउटसोर्स फंडिंग के, मतलब कोई बाहर से फंडिंग लिए, बिना लोन लिए, बिना किसी से पैसा लिए, क्या वो चीज़ को मैनेज कर सकता है? ये चीज़ हम लोग को बताता है LCR। तो LCR में भैया ये ऊपर क्या है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। देखो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट वैसा एसेट्स होता है जो कि हाई क्वालिटी होता है और लिक्विड होता है। हाई क्वालिटी लिक्विड मतलब कि जिसको तुम लोग तुरंत लिक्विड में, कैश में कन्वर्ट कर सको। लिक्विड एसेट्स वो होता है जिसको हम लोग तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सके। हाई क्वालिटी मतलब जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है, जिसमें कि डिफॉल्ट ये सारा चीज़ करने का चांसेस बहुत कम होता है, और वो लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब कि बहुत जल्दी हम लोग उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो तुरंत हम लोग उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक तो कैश हो गया, खुद ही में जो कैश है वो, उसके बाद तुम लोग कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ लिए होगे, जैसे गवर्नमेंट का बिल्स हो गया, बिल्स, बॉन्ड का बात नहीं कर रहे हम, बॉन्ड इज लॉन्ग टर्म, बिल्स इज शॉर्ट टर्म। तो जो गवर्नमेंट बिल्स हो गया वो मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, कॉमर्शियल पेपर, ये सारी चीज़ जो एकदम तुरंत तुम लोग लिक्विड फॉर्म में, जो तुम लोग कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, एकदम हाई क्वालिटी होता है, जो कि बढ़िया क्वालिटी होता है, एकदम हाई क्वालिटी, ठीक है। हाई क्वालिटी मतलब वो नोट का क्वालिटी नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि उसका क्या बोलते हैं उसको, फीचर है कि वो हाई क्वालिटी होता है, अच्छा होता है, मतलब उसमें कुछ वैसा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स को हम लोग जब डिवाइड करते हैं 30 डे लिक्विड रिक्वायरमेंट से, तो हम लोग का निकल के आता है LCR। अब जो बेसल 3 नॉर्म है, बेसल 3 क्या है भैया? बेसल 3 एक, ये लोग बताता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, क्या क्या चीज़ मेंटेन करके रखना चाहिए बैंक को, ताकि बैंक अच्छी तरह से स्मूथली फंक्शन कर सके। तो ये बोलता है कि ये 100% होना चाहिए, ठीक है, 100% के ऊपर होना चाहिए। अगर ये 100% के नीचे है तो ये खराब है, अगर ये 100% के ऊपर है तब ये सही है, ये अच्छा है, ये सेफ है। तो अगर तुम देखो कि हम लोग का येस बैंक का कितना है, तो येस बैंक का 138% था पहले, जो कि बहुत बढ़िया है, 100% के ऊपर है, 100% के ऊपर है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये अब जो है वो है 135, मतलब 136% करीब, अभी भी ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर तुम रिलेटिव बेसिस पे देखो, तो यहाँ से यहाँ पे अगर तुम देखो, यहाँ से यहाँ में, तो ये डिक्रीज़ किया है। तो ये थोड़ा सा डिक्रीज़ किया, मतलब थोड़ा सा लिक्विडिटी ये लोगों का कम हुआ है। लेकिन अगर तुम ओवरऑल देखो, क्योंकि 100% रिक्वायरमेंट होता है तो उसके ऊपर है, और वो भी 30-35% ऊपर है, तो ये बहुत अच्छा कंडीशन में। तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि येस बैंक लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के मामले में अच्छा है। हम लोग को LCR जो है वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बताता है, ये लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ नहीं बताता है। ये हम लोग को बताता है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कैसा है, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म में कंपनी अपना पैसा मैनेज कर पाएगा नहीं कर पाएगा। क्योंकि तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो कि 30 डेज का हम लोग का बात हो रहा है, 30 ईयर्स का बात नहीं हो रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म नीड्स को बताता है कि शॉर्ट टर्म नीड्स कंपनी अपना फुलफिल कर पाएगा कि नहीं। अब जो NSFR है, ये क्या होता है? ये होता है कि जितना अवेलेबल फंड है कंपनी के पास, ठीक है, एंड जितना रिक्वायर्ड फंड है कंपनी का, कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकता है, जो भी नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है कंपनी का, वो 100% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। NSFR जो होता है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, इसको बोला जाता है। तुम लोग गूगल में सर्च कर सकते हो इसको और डिटेल में जानने के लिए। इसमें हम लोग को ये पता चलता है कि जो अवेलेबल फंड है कंपनी के पास, जो अवेलेबल फंड्स है, वो डिवाइड बाय जो रिक्वायर्ड फंड, जो उसको रिक्वायर्ड है, उसको देना है वापस, वैसा फंड
उसके बीच में क्या परसेंट है, ये 100% से ज़्यादा होना चाहिए। 100% ज़्यादा मतलब क्या होगा कि ऑब्वियसली अवेलेबल फंड ज़्यादा होना चाहिए, रिक्वायर्ड फंड कम होना चाहिए। वैसे ही हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट ज़्यादा होना चाहिए, 30 डे लिक्विडिटी जो रिक्वायरमेंट है वो कम होना चाहिए। तो ये भी जो है आरबीआई का ये एक पॉजिटिव है, क्योंकि ये 120% था पहले और अब ये 116% है। देखो कम हुआ है ऑन रिलेटिव बेसिस, लेकिन 100% से ज़्यादा है, वो चीज़ अच्छा है। तो अगर तुम ऑन रिलेटिव बेसिस देखो कि भैया पिछले साल तो ये ज़्यादा था, अब इस साल कम है, तो हाँ वो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर तुम 100% के मामले में देखो, जो कि यहाँ पे तुम लोग को नीचे दिख रहा हो, सॉरी यहाँ पे तुम लोग को, हाँ यहाँ पे तुम लोग को नीचे दिख रहा होगा ये 100%, तो ये 100% के हिसाब से बहुत ऊपर है, जो कि एक अच्छा है। तो लिक्विडिटी के मामले में हम लोग देख सकते हैं ये येस बैंक को एक थम्स अप की लिक्विडिटी अच्छा है येस बैंक का। और एक और बात बताते हैं कि NSFR रेशियो जो है ये लॉन्ग टर्म को दर्शाता है। तो LCR हम लोग को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के बारे में बताता है और NSFR हम लोग को लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी के बारे में बताता है। तो ये देख के तुमको पता चलेगा कि हाँ भैया इसका लिक्विडिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी, ठीक है। और यही चीज़ हम लोग को बताया क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट भी कि LCR जो है वो 136% पे है, ठीक है, 100% से ऊपर है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है येस बैंक में। तो भैया इसका कंक्लूजन क्या हुआ, येस बैंक कुछ अच्छा दिख रहा है या अच्छा नहीं दिख रहा है? तो देखो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि भैया हेल्थ क्या है येस बैंक का। अगर तुम हेल्थ देखो तो इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से, इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग, नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख रहे हैं, हम लोग ROE देख रहे हैं, ठीक है, और हम लोग कॉस्ट टू इनकम देख रहे हैं, ठीक है। ये सारा के हिसाब से अगर तुम देखो तो इनकम स्टेटमेंट का हालत हमको अच्छा नहीं लग रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी का या बैंक का, प्रॉफिटेबिलिटी जो है बैंक का वो कम है, वो अच्छा नहीं है। एज़ पर इंडस्ट्री नॉर्म्स, एज़ पर PS वो उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर तुम देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी मेरे को तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी का हेल्थ है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ना ही कंपनी अच्छा से नेट इंटरेस्ट मार्जिन ढंग का मार्जिन है, ROE तो है ही नहीं, ROE भी खराब है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ कॉस्ट टू लाइबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर हम लोग बैलेंस शीट हेल्थ का बात करें तो बैलेंस शीट के हिसाब से अगर तुम लोग NPA देखो तो ये एक पॉजिटिव है, ठीक है, अच्छा है। NPA नहीं बढ़ रहा है, NPA बहुत कम है, इनफैक्ट HDFC ये सारा टॉप बैंक से भी कम है। एंड उसके साथ एडवांसेज में भी ग्रोथ है, लोन्स में भी ग्रोथ आ रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो बैलेंस शीट साइज थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी दिख रहा है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में मेरे को पॉजिटिविटी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ROE भी कम है, NIM भी कम है, कॉस्ट टू इनकम बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ के कारण मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी का हेल्थ उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बैलेंस शीट का हेल्थ थोड़ा सा डिसेंट लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो देखो ये कोई भी बाइक सेल रिकमेंडेशन नहीं था, मैं इस वीडियो को सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हूँ। अगर तुम लोग अभी भी इस वीडियो में बने हुए तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा हो। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे जरूर से बने रहना। और एक और चीज़, वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव में अगर सिर्फ हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, तो अगर तुम लोग यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अंडर वैल्यूड लग रहा है येस बैंक। और फिर से मैं बता रहा हूँ ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, सिर्फ और सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं देखते, और भी चीज़ें देखी जाती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो इंडस्ट्री के हिसाब से जो येस बैंक है वो अंडर वैल्यूड अभी लग रहा है। लेकिन जितना प्रॉब्लम्स है मेरे को ये इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है। और मैं तुमको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि तुम्हारे पोर्टफोलियो में अगर है तुम सेल कर दो, या तुम्हारे पोर्टफोलियो में अगर नहीं है तो बाई कर दो। अपना एनालिसिस करो, या जो इन्वेस्टमेंट तुम लोग एडवाइज़र है उससे बात करो। मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सेवरेशन एडवाइजर नहीं हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो था। तो मेरे को कमेंट्स में बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे को ये भी बताना कि ऐसा वीडियो तुम लोग को और फ्यूचर में चाहिए या नहीं। तब मैं अमेजिंग वीडियोज़ फ्यूचर में लाऊंगा। तो चैनल पर बने रहना, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।